हंसिया चांद। अंधेरी रात का संग्राम। हंसिया चांद। भोर होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह छिपी हुई दरार से बाहर निकले और घाटी में जीवन शक्ति के प्रवाह की दिशा का अनुसरण करने लगे। अब घाटी में जीवन शक्ति के प्रवाह की दिशा को पहचानना बहुत आसान था, क्योंकि नवम यिनमूल संघनन उस घाटी में लिंग शक्ति को बहुत तेज गति से सोख रहा था, जिसके कारण पूरी घाटी की जीवन शक्ति एक निश्चित स्थान की ओर तेजी से जुट रही थी। इस प्रकार की अजीब घटना का पता घाटी में मौजूद किसी भी व्यक्ति को लग सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी का अनुमान था कि खून समूह के वे दोनों लोग निश्चित रूप से जांच करने जाएंगे और जब समय आएगा तो वे स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। कई शक्ति रूपांतरण स्तर और पृथक्करण और पुनर्मिलन स्तर के विशेषज्ञों को मारने के बाद भी जीवप्ती त्रिपाठी की युद्ध भावना अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि घाटी में अभी भी एक जीवन शक्ति स्तर का विशेषज्ञ था। जब तक दबाव रहेगा, जीवप्ती त्रिपाठी की अदम्य इच्छाशक्ति हमेशा अपनी भूमिका निभाएगी और उसका मन और शरीर हमेशा तनाव में रहेगा। उसे बस यह नहीं पता था कि इस जीवन शक्ति स्तर के विशेषज्ञ में कितनी शक्ति बची है। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद वे दोनों धीरे धीरे जीवन शक्ति के स्रोत के पास पहुंचे। वहां हवा में एक तेज रोशनी निलंबित थी और जब जीवन शक्ति उसमें प्रवेश करती थी तो वह इस तरह गायब हो जाती थी जैसे उसे निगल लिया गया हो। यही वह नवम यिनमूल संघनन ओस था जिसे जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले देखा था। हालांकि पहले की तुलना में यह अब बहुत अलग था। पहले के नवम यिनोस क्रिस्टल सिर्फ प्रकाश का एक गोला थे, बिना किसी विशेष आकार के। अब यह एक फूल की कली की तरह था जो खिलने वाला था और कोमल पंखुड़ियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। वे दोनों अपनी आकृतियों को छिपाकर नवम यिनमूल संघनन ओस से लगभग 50 फुट दूर थे। रवीना सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, नवम यिनमूल संघनन ओस फूल की कली के अंदर है और जब फूल की कली खिलेगी तो ये दिखाई देगा। उस समय इसे एकत्र किया जा सकता है। मूल रूप से मैंने इससे निपटने के लिए 9 यिन 8 तालों का गठन व्यवस्थित किया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे इसे समय से पहले सक्रिय करने के लिए मजबूर किया। जब तक वे लोग मरते नहीं तब तक 8 जीवन शक्ति की जंजीरें वापस नहीं आएंगी। इस बार हम केवल कनिष्ठ भाई के साधनों पर भरोसा कर सकते हैं। तुम्हारी सच्ची यान गुप्त तकनीक ही इसका दुश्मन है। अगर मेरे पास गठन नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या ये भागना नहीं जानता? जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। हाँ, इसलिए बहुत उम्मीद नहीं है। रवीना सिंह पीछे हटने वाली थी। तो अगर हम उन सभी लोगों को मार दें तो तुम फिर से गठन का उपयोग कर सकती हो, है ना? जीवप्ती त्रिपाठी ने आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि तुम ऐसा कहते हो, लेकिन क्या होगा अगर वे यहाँ नहीं आएंगे? वे पहले से ही यहाँ हैं। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी जब उसने अचानक अपना सिर एक तरफ घुमाया। वेनफी चेन की जोरदार हंसी गूंज उठी। हा हा, चतुर बच्चा। डॉट 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 जीवप्ती त्रिपाठी का भाव शांत था क्योंकि वह रवीना सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वेनफी चेन शांति से दोनों से 20 मीटर दूर आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम वास्तव में अभी भी जीवित हो। ऐसा लगता है कि वे कबाड़ के टुकड़े कुछ भी महान हासिल नहीं कर पाएंगे। वेनफी चेन अपने शरीर में घुसपैठ कर चुकी जीवन शक्ति की जंजीरों को घोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ भी करता वह ऐसा करने में असमर्थ था। उसके किसी भी अधीनस्थ ने स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए वापसी नहीं की थी। वह और लौंग हुई चिंता से इंतजार कर रहे थे जब उन्हें अचानक पहाड़ी घाटी में जीवन शक्ति में बदलाव महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने निशानों का पालन किया और यहाँ आए। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह को देखा। अप्रत्याशित अच्छी खबर से वेनफी चेन और लौंग हुई दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी आकृतियों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और खुले तौर पर आगे बढ़े। चून की बात इस बिंदु तक बढ़ गई थी, वेनफी चेन स्वाभाविक रूप से जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति दयालु नहीं होगा। उसने तुरंत एक लंबी सीटी बजाई, अपने अधीनस्थों को वापस बुलाना चाहा, लेकिन उसके चिल्लाने के बाद उसने पाया कि उसके विपरीत युवा उसे उपहास के साथ देख रहा था, बिना डर के थोड़े से निशान के। वेनफी चेन नहीं समझा कि दूसरा पक्ष इतना निडर क्यों था। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे भाव से कहा, भले ही तुम अपनी आवाज खोने तक चिल्लाओ, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। वेनफी चेन का भाव बदल गया। उन्हें क्या हुआ? वे सब मर चुके हैं। मरे हुए लोगों के पास स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी हंसा। वेनफी चेन का भाव अचानक उदास हो गया क्योंकि उसने आश्चर्य से रवीना सिंह की ओर देखा।
उसके विचार में केवल रवीना सिंह ही उन पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के स्वामी को मार सकती थी। एक तुच्छ जीवप्ती त्रिपाठी के पास उस तरह की क्षमता नहीं थी। कितनी बड़ी गलत गणना! उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला में अभी भी लड़ने की ताकत होगी। जब उसने कुछ घंटे पहले उसे मारा था तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ था कि उसमें विरोध करने की ताकत नहीं है। वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती थी? भले ही वे सब मर चुके हों, यह मत सोचो कि तुम मेरे हाथों से बच सकते हो। वेनफी चेन ने ठंड से सूंघा, स्पष्ट रूप से उन लोगों की मौत की परवाह नहीं कर रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर में सच्ची यान गुप्त तकनीक उमड़ रही थी, उसका खून खौल रहा था और उसकी युद्ध भावना अनंत थी। जैसे ही वह वेनफी चेन पर हमला करने वाला था, एक सुंदर आकृति उसके पीछे से उड़कर निकली, सीधे वेनफी चेन की ओर बढ़ रही थी। रवीना सिंह ने सबसे पहले वार किया। इसके अलावा यह एक ऐसा कदम था जिसने वेनफी चेन को घेर लिया था। वह स्पष्ट रूप से घायल जीवप्ती त्रिपाठी की देखभाल करना चाहती थी, इसलिए वह एक के मुकाबले दो से लड़ना चाहती थी। उसकी आकृति डगमगाई और 10 ठंडी जीवन शक्ति बाहर निकली। 7 ने वेनफी चेन पर हमला किया और 3 ने लॉन्ग हुई पर हमला किया। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। वेनफी चेन जोर से हंसा, इस छोटी लड़की का हत्या का इरादा हल्का नहीं है, यह अच्छा नहीं है। जैसे ही उसने बात की, उसकी हथेलियां रवीना सिंह के हमले से मिलीं और उसने इसे आसानी से बेअसर कर दिया। उसने कहा, युवा स्वामी लॉन्ग, मैं उस बच्चे को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, मैं इस छोटी लड़की से निपटूंगा। ठीक है। लॉन्ग हुई ने सिर हिलाया और उसे याद दिलाना नहीं भूला, उसके चेहरे को चोट मत पहुंचाना। मुझे पता है। वेनफी चेन अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और तुरंत रवीना सिंह के साथ सेना में शामिल हो गया। हालांकि रवीना सिंह ने अपनी 40% शक्ति ठीक कर ली थी, वह अभी भी घायल थी और केवल शक्ति रूपांतरण स्तर के स्तर 6 या 7 की ताकत प्रदर्शित कर सकती थी। वेनफी चेन और भी बदतर था और केवल शक्ति रूपांतरण स्तर के स्तर 2 या 3 की ताकत प्रदर्शित कर सकता था। लेकिन आखिरकार उन दोनों के अलग अलग क्षेत्र थे। रवीना सिंह पृथक्करण और पुनर्मिलन चरण के शिखर पर थी और उसके शरीर में जीवन शक्ति थी। वेनफी चेन जीवन शक्ति चरण में था और उसके शरीर में मूल शक्ति थी। जीवन शक्ति और मूल शक्ति के बीच एक मौलिक अंतर था। पूर्व बाद वाले की तुलना में अधिक विनाशकारी शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। इसके अलावा वेनफी चेन का युद्ध अनुभव रवीना सिंह की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध था। इस आदान प्रदान में रवीना सिंह ने महसूस किया कि उससे निपटना थोड़ा श्रमसाध्य था। हालांकि वह जल्दी से नहीं हारेगी, लेकिन अपनी खुद की ताकत से वेनफी चेन को हराना उसके लिए असंभव था। ज़्यादा से ज़्यादा यह एक ड्रॉ होगा। दोनों विशेषज्ञ थे, इसलिए लड़ाई भी अत्यंत तीव्र थी। उनकी आकृतियां एक पल में 1000 फुट दूर चमक चुकी थीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने रवीना सिंह की लड़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका भी अपना प्रतिद्वंद्वी था। लॉन्ग हुई, जो उससे 100 फुट दूर खड़ा था, पर नज़र डालते हुए जीवप्ती त्रिपाठी अचानक हंसा। युवा स्वामी लॉन्ग, है ना? लॉन्ग हुई ने ठंडे लहजे में कहा, तुम दया की भीख मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। लॉन्ग हुई ने चंचल भाव से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा और लापरवाही से कहा, अगर मरने से पहले ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। टक्कर जीवन शक्ति का छुपा वार टक्कर। तुम इसे इस तरह से ले सकते हो। जीवप्ती त्रिपाठी इससे इनकार नहीं कर सका और मुस्कुराया। उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, तुम सच में रेशमा की वजह से मुझे मारना चाहते हो? लॉन्ग हुई का भाव छिछला था, क्योंकि उसने तिरस्कार से कहा, वरना तुम्हें क्या लगता है कि इस युवा स्वामी के पास यहाँ तक तुम्हारा पीछा करने के अलावा और कुछ करने को नहीं है? जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला, लेकिन रेशमा के साथ मेरी गहरी दोस्ती नहीं है। हम केवल कुछ बार मिले हैं। शायद तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन उस लुच्ची के मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। लॉन्ग हुई के चेहरे पर गुस्से का एक निशान दिखा। तुम्हारे लिए उसने मेरे दादा की अवज्ञा करने की भी हिम्मत की। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया है, न ही उसने कभी किसी पुरुष के लिए ऐसा किया है। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी स्त्री के बारे में विचार रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे दादा? जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, क्योंकि उसे विक्रमजीत सिंह के अनुचित हमले की याद आई। उस समय अगर अदम्य इच्छाशक्ति वाली सुनहरी कंकाल ने कोई भूमिका नहीं निभाई होती और विक्रमजीत सिंह की जंजीरों से खुद को मुक्त नहीं किया होता, तो जीवप्ती त्रिपाठी को डर था कि वह पहले ही मर चुका होगा। एक और सवाल है। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा ठंडा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ऊंचे आसमान के मंडप को छोड़ दिया? चूंकि वे यहां तक उसका पीछा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊंचे आसमान के मंडप छोड़ने के तुरंत बाद ही प्रस्थान कर दिया होगा। अन्यथा वे उसका ठिकाना खो चुके होते। दूसरे शब्दों में, जब उसने ऊंचे आसमान के मंडप को छोड़ा तो उस पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। लॉन्ग हुई हंसा। स्वाभाविक रूप से किसी ने मुझे खबर दी। निश्चित रूप से जिसने मुझे खबर दी वह इस युवा स्वामी को नहीं पता है।
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसे नाराज किया है। लौंग हुई ने तिरस्कार के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा, जैसे कि वह एक मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। उसका इरादा जीवप्ती त्रिपाठी से कुछ भी छिपाने का नहीं था और उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था और जो नहीं जानता था। जहां तक नूलांग की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ होगा। मुझे उसके निशान केवल पहाड़ के तल पर मिले। नूलांग के लिए कोई हिंदी नाम नहीं दिया गया है। अनुवाद के लिए सुरक्षित किया जा रहा है। जीवप्ती त्रिपाठी ने थोड़ा सिर हिलाया। लौंग हुई को उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। चूंकि उसने ऐसा कहा तो ये सच होना चाहिए। नूलांग शायद केवल संयोग से उसका पीछा कर रहा था। आगे की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी वह पहले ही मर चुका है। इस युवा स्वामी ने पहले ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब मर जाओ। लौंग हुई शैतानी ढंग से हंसा। उसका शरीर चमका और उसने जल्दी से अपने और जीवप्ती त्रिपाठी के बीच की दूरी को कम कर दिया। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। उसकी शक्ति रूपांतरण स्तर के पहले स्तर की मूल शक्ति घूमने लगी और उसकी मुट्ठियां जोर से बाहर निकलीं। जैसे ही उसकी मुट्ठी हवा में घूमी, उसकी मुट्ठी की नोक से एक पंख जैसा हमला बाहर निकला। उड़ते पंख का विस्फोट। एक मध्यम श्रेणी का पृथ्वी श्रेणी का मार्शल कौशल। विक्रमजीत सिंह के पोते के रूप में लौंग हुई की स्थिति कम नहीं थी, इसलिए जिन मार्शल कौशल की वह खेती करता था वे स्वाभाविक रूप से सामान्य नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि हालांकि वह भी शक्ति रूपांतरण क्षेत्र के पहले स्तर पर था, उसकी वास्तविक शक्ति नूलांग की तुलना में कहीं अधिक थी। लौंग हुई केवल एक कामुक विलासी युवा स्वामी नहीं था। वर्तमान जीवप्ती त्रिपाठी के लिए वह निपटने के लिए एक मुश्किल दुश्मन भी था। जैसे ही पंख उसकी ओर उड़े, जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दबाजी में चकमा दिया, जिससे लौंग हुई का हमला हवा को छोड़कर कुछ भी नहीं लगा। लौंग हुई की आंखों में आश्चर्य का एक निशान चमका। उसके विचार में प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे स्तर पर मौजूद जीवप्ती त्रिपाठी को उसके जानलेवा वार से बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। अगले ही पल एक भयंकर और क्रूर मूल शक्ति का उतार चढ़ाव अचानक जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर से फूट पड़ा। इस मूल शक्ति के उतार चढ़ाव की तीव्रता को महसूस करते हुए लौंग हुई का चेहरा बदल गया। ये प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का चौथा स्तर कैसे था? ये स्पष्ट था कि वह पहले ही प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। उतार चढ़ाव की तीव्रता के आधार पर वह लौंग हुई से हीन नहीं था। लौंग हुई केवल एक पल के लिए हैरान था। वह पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी के पास दौड़ चुका था। मूल शक्ति उसकी मुट्ठी पर उमड़ उठी क्योंकि उसने ऊपर से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर निर्दयता से मुक्का मारा। जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर से चकमा दिया। यह मुक्का सीधे जमीन से टकराया, जिसके साथ एक जोरदार धमाका और धूल का एक बादल था। अचानक जमीन पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। लौंग हुई के उठने का इंतजार किए बिना जीवप्ती त्रिपाठी का चकमा देने वाला शरीर अचानक वापस आ गया। अपने घुटने को ऊपर उठाते हुए उसने जोर से लौंग हुई की ठोड़ी पर निशाना साधा। लौंग हुई की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसके एक हाथ ने एक हथेली बनाई, उसकी ठोड़ी को अवरुद्ध किया और उसे नीचे दबाया। घुटना हथेली से टकराया। उन दोनों की मूल शक्ति फूट पड़ी। जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर डगमगा गया। लौंग हुई को भी पीछे की ओर फेंक दिया गया। इस बल को उधार लेकर उसने जीवप्ती त्रिपाठी के हमले को घोल दिया। एक चाल का आदान प्रदान करने के बाद दोनों जल्दबाजी में स्थिर खड़े हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी का आकलन करते हुए लौंग हुई ने आंखें सिकोड़ लीं। तो तुम इस समय अपनी ताकत छिपा रहे थे, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, लौंग हुई की आकृति अचानक धुंधली हो गई। उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी रोशनी चमकी। एक पल में वह जीवप्ती त्रिपाठी के पीछे दिखाई दिया। सुनहरे इंद्रधनुष के कदम। यह एक और मध्यम श्रेणी की पृथ्वी स्तर की मार्शल कला थी। इस चमत्कारी पदचालन की गति को उधार लेकर लौंग हुई आखिरकार जीवप्ती त्रिपाठी के अंधे बिंदु पर पहुंच गया। उसकी उंगली पर मूल शक्ति उमड़ उठी और उसने जीवप्ती त्रिपाठी के सिर के पीछे की ओर वार किया। स्पष्ट रूप से वह जीवप्ती त्रिपाठी को एक ही वार में मारना चाहता था। इस जीवन और मृत्यु की स्थिति में जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने सिर के पीछे हवा का एक झोंका महसूस किया। जल्दबाजी में उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। इस उंगली ने जीवप्ती त्रिपाठी के गाल को छुआ। तेज विश्व शक्ति ने उसके चेहरे पर एक खून का निशान छोड़ दिया। जीवप्ती त्रिपाठी मुड़ा। उसके उंगली की नोक पर अमृत रस की एक बूंद पहले ही दिखाई दे चुकी थी। अगले ही पल वह एक रक्त लाल ब्लेड में बदल गया जो एक टिड्डी के पंख जितना पतला था। उसने जोर से इसे लौंग हुई की ओर घुमाया, जो करीब था। यह एक मजबूत दुश्मन था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अब अपनी ताकत छिपाने की हिम्मत नहीं की। कोई भी लापरवाही उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। ब्लेड सीधे लौंग हुई के शरीर से होकर गुजरा, उसे दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी को जरा सी भी खुशी नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसने कुछ भी नहीं मारा था। उसने जिसे अभी अभी काटा था वह केवल लौंग हुई की परछाई थी। उसके प्रतिद्वंद्वी का पदचालन काफी गहन था।
अच्छी प्रतिक्रिया। लौंग हुई की आवाज़ 10 फुट से अधिक दूरी से आई। उसने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर शांति से देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने जोर से अपना हाथ हिलाया और रक्तलाल ब्लेड एक श्वाक ध्वनि के साथ बाहर उड़ गया। लौंग हुई रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने चकमा देने के लिए फिर से सुनहरे इंद्रधनुष के कदम का इस्तेमाल किया। उसने जीवप्ती त्रिपाठी को एक बिल्ली की तरह देखा जो एक चूहे के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार और घृणा का एक निशान था। बिना कोई आवाज किए जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें अदम्य दृढ़ संकल्प और घनी युद्ध भावना से भरी थीं। वह लौंग हुई के सामने दौड़ा और मुक्का मारा। कुछ नहीं हुआ। लौंग हुई की आकृति पहले ही दूसरी तरफ दिखाई दे चुकी थी। तुम अपनी घोंघे की गति से मुझे हराना चाहते हो। तुम खुद को अधिक आंकते हो। लौंग हुई का मुंह एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह उपहास करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा था। उसने महसूस किया कि सुनहरे इंद्रधनुष के कदम पर भरोसा करके वह पहले ही एक अजेय स्थिति में था। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी उसे मार नहीं सकता तो वह कैसे जीत सकता है। उसके भयंकर हमले केवल उसकी मूल शक्ति को बर्बाद करेंगे। जब उसकी मूल शक्ति लगभग थक जाएगी तो यह उसे मारने का समय होगा। इसलिए लौंग हुई ने जीवप्ती त्रिपाठी के साथ लड़ना जारी रखने का फैसला किया। जब समय आएगा तो वह जीतने के लिए सबसे कम कीमत का उपयोग करेगा। धीमा, बहुत धीमा। अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो ये युवा स्वामी तुम्हारी महिला साथी को दयालुता से स्वीकार करेगा। वह कैसी दिखती है। मैं वास्तव में उसे चिल्लाते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं जब उसे बर्बाद किया जा रहा होगा। हा, इस युवा स्वामी को एक महिला की अनिच्छुक चीख सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। सिर्फ उस दृश्य के बारे में सोचना, क्या ये तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचाता है। अदम्य इच्छा शक्ति का युद्ध। ये कहा जाना चाहिए कि भले ही लौंग हुई एक विलासी युवा स्वामी था, फिर भी वह जानता था कि दुश्मन को कैसे क्रोधित किया जाए और खुद के लिए जीतने का अवसर कैसे बनाया जाए। हर बार जब वह जीवप्ती त्रिपाठी के हमले से बचता तो वह उसका मजाक उड़ाता। अगर कोई और होता तो वह पागलपन की हद तक भड़क उठता। जीवप्ती त्रिपाठी भी वैसा ही लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मूल शक्ति अशांत थी। ये स्पष्ट था कि वह बहुत परेशान था। हालांकि अगर कोई करीब से देखता तो वे पाते कि जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें बहुत दृढ़ थीं। भले ही उसका उपहास किया जा रहा था, जीतने का उसका संकल्प थोड़ा भी नहीं बदला था। एक अगरबत्ती के जलने के समय तक लड़ने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को पता नहीं था कि उसने कितने हमले किए थे, लेकिन उसने लौंग हुई के कपड़ों के कोने को भी नहीं छुआ था। लौंग हुई का मुंह सारे उपहास से सूख गया था, लेकिन वह बहुत हैरान भी था। तार्किक रूप से इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद इस आदमी को अपनी मूल शक्ति का कुछ हिस्सा खो देना चाहिए था, लेकिन क्यों उसके हमले बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए। उसके शरीर में मूल शक्ति की मात्रा ऐसे भयंकर हमले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लौंग हुई गलत नहीं था। एक सामान्य प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का खेती करने वाला कमजोरी के संकेत दिखाए बिना इतने लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट रूप से एक सामान्य प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का खेती करने वाला नहीं था। उसके साथ एक लंबी लड़ाई लड़ना निस्संदेह लौंग हुई के लिए गलत विचार था। जब वह सोच रहा था, जीवप्ती त्रिपाठी ने एक और हमला किया। जल्दबाजी में लौंग हुई चकमा दे गया, लेकिन जैसे ही वह खुद को स्थिर करने वाला था, उसने अचानक एक तीखी आवाज सुनी। एक झुलसाने वाला गर्म हमला उसकी कमर को छूकर बाहर निकल गया था। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके कपड़े कट गए थे। वह हमला अभी लगभग उसे चोट पहुंचा चुका था। कितना अफसोस है। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में रोशनी और भी उत्साहित हो गई, लेकिन शांति का एक निशान मिला हुआ था। यह एक काफी विरोधाभासी लग रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से संयुक्त था। ये कैसे संभव है। लौंग हुई का भाव बदल गया। वह हमला अभी स्पष्ट रूप से एक हमला था जिसे दुश्मन ने अनुमान लगाया था कि वह कहाँ उतरेगा और पहले से ही लॉन्च कर दिया था। अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो वह घायल हो जाता। लेकिन उसने कैसे अनुमान लगाया कि वह कहाँ उतरेगा। क्या ये हो सकता है कि सिर्फ एक अगरबत्ती के जलने के समय में इस जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही उसके सुनहरे इंद्रधनुष के कदम को समझ लिया था। असंभव। वह केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में था, तो उसके पास ऐसी अच्छी आंख कैसे हो सकती थी। अगली बार भले ही तुम मरो नहीं, तुम बुरी तरह घायल हो जाओगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने लौंग हुई की ओर ठंड से देखा। बकवास। लौंग हुई गुस्से में था। तुम इस युवा स्वामी को डराना चाहते हो। तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ नहीं कहा और बस हमला करता रहा। लौंग हुई क्रोधित हो गया। इस बार उसने चकमा देने के लिए सुनहरे इंद्रधनुष के कदम का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने जीवप्ती त्रिपाठी के हमले का एक मुक्के से सामना किया। एक जोरदार धमाके के साथ जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर अचल रहा, जैसे एक पहाड़ जितना स्थिर। दूसरी ओर लौंग हुई ने अपनी मुट्ठी पर मूल शक्ति का एक उछाल महसूस किया और पीछे की ओर डगमगा गया। लौंग हुई ने अब जीवप्ती त्रिपाठी के साथ आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं की।
उसने जल्दबाजी में सुनहरे इंद्रधनुष के कदम का उपयोग किया ताकि वह जीवप्ती त्रिपाठी और अपने बीच की दूरी को बढ़ा सके। वश एक गहरे लाल रंग की पानी की बूंद अचानक बाहर उड़ गई। जिस क्षण लॉन्गहुई रुका, वह सीधे उसके दाहिने सीने पर लगी। लॉन्गहुई का चेहरा डर से पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने दाहिने सीने को पकड़ लिया और सांस के लिए हाँफने लगा। खून तुरंत उसके मुंह के कोने से बाहर बह गया क्योंकि वह अनजाने में चिल्लाया, असंभव, असंभव, यह असंभव है। उसके सुनहरे इंद्रधनुष के कदम को वास्तव में समझ लिया गया था। जीवप्ती त्रिपाठी के हमले ने उसके उतरने की जगह पर पहले से ही वार किया था, जिससे उसके लिए चकमा देना असंभव हो गया था। इसके अलावा यह हमला इतना हावी था कि इसने लोगों के दिल को धड़का दिया। इसने न केवल उसके सामान्य श्रेणी के उच्च श्रेणी के रक्षात्मक कलाकृति में प्रवेश किया, बल्कि उसके शरीर में भी प्रवेश किया। अगर उसकी मूल शक्ति इसे अवरुद्ध नहीं कर रही होती, तो यह हमला निश्चित रूप से उसके शरीर को पार कर गया होता। कुछ भी असंभव नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव गंभीर और कठोर था क्योंकि उसने तेजी से आगे कदम बढ़ाया। लॉन्गहुई अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपने पदचालन का उपयोग किया और ऑल मास्टर वेन, मुझे बचाओ, चिल्लाते हुए वेन फी चेन की ओर दौड़ने वाला था। वर्तमान लॉन्गहुई एक आवारा कुत्ते की तरह घबरा रहा था। उसका पिछला अहंकार और शांतता पूरी तरह से गायब हो गई थी। जैसे ही वह उतरने वाला था, उसकी पीठ से दर्द का एक विस्फोट हुआ। लॉन्गहुई सीधे चेहरे के बल गिर गया। उसके उठने का इंतजार किए बिना एक बड़ा पैर उसकी गर्दन पर रखा गया। पैर की ताकत उस पहाड़ की तरह थी जो उस पर दबाव डाल रहा था। लॉन्गहुई जमीन पर संघर्ष करता रहा, लेकिन वह मुड़ नहीं सका। मैं खून समूह के उपप्रमुख विक्रमजीत सिंह का पोता हूँ। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें पैसा और महिलाएं दूंगा। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझे मार देते हो तो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये केवल तुम्हें मेरे लॉन्ग परिवार का दुश्मन बना देगा। लॉन्गहुई विरोध नहीं कर सका। उसका मुंह बार बार दया की भीख मांग रहा था। उसकी पीठ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर थी, लेकिन उसकी आंखें अतुलनीय रोष से भरी थीं। युवा स्वामी लॉन्ग, जीवप्ती त्रिपाठी ने गहरी सांस ली, तुम्हारी चीखें सुनने में सुखद नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, भाई जीवप्ती सही हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा। किनारे पर लॉन्गहुई ने अपना सिर नीचे करने की हिम्मत नहीं की। तो फिर अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखो। ये कहने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने लॉन्गहुई के सिर पर कदम रखा। उसका पूरा चेहरा जमीन पर था। झुककर उसने लॉन्गहुई की गर्दन पर मुक्का मारा। एक चटकने की आवाज के साथ लॉन्गहुई की गर्दन टूट गई। उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, जो डर और पश्चाताप से भरी थीं। एक हाथ से लॉन्गहुई के शव को पकड़े हुए जीवप्ती त्रिपाठी खड़ा हुआ और तेजी से युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ पहुंचा। एक पल बाद वेन फी चेन और रवीना सिंह की आकृतियां जीवप्ती त्रिपाठी की नजर में आईं। इस क्षण दोनों बराबर के थे। न तो कोई दूसरे से हीन था। एक की ताकत सील थी, दूसरा घायल था। मूल शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने का कोई रास्ता नहीं था। जिन तरीकों का वे उपयोग कर सकते थे वे भी कम हो गए थे। लेकिन फिर भी इस स्तर की लड़ाई जीवप्ती त्रिपाठी के अनुभव की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। उनकी आकृतियां चली गईं और चमकी जैसे कि वे अदृश्य थे। मूल शक्ति फूट पड़ी। लड़ाई बहुत तनावपूर्ण थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक पल के लिए किनारे से देखा। वह जानता था कि अगर वह वेन फी चेन का एक सामना करता तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब रवीना सिंह के साथ ये दो बनाम एक की लड़ाई थी, इसलिए कुछ कहना मुश्किल था। कुछ देर देखने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी के पास पहले से ही एक योजना थी। उसने लॉन्गहुई के शव को पकड़े हुए तेजी से वेन फी चेन के पास पहुंचा और चिल्लाया, हॉल मास्टर वेन, देखो ये कौन है। वेन फी चेन ने पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी की आकृति को नोटिस कर लिया था, लेकिन जांच करने के लिए अपना ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं की। स्वाभाविक रूप से उसे विवरण नहीं पता था। अब जब उसने ये सुना तो उसने जल्दबाजी में देखने के लिए अपना सिर घुमाया और हैरान था, युवा स्वामी लॉन्ग। इस क्षण लॉन्गहुई के सीने में एक बड़ा छेद था। खून बाहर बह गया। उसकी गर्दन नर्म थी, जैसे कि उसकी हड्डियां कुचल गई थीं। उसका सिर उसकी छाती के सामने लटका हुआ था, निर्जीव। लॉन्गहुई मर चुका था। वेन फी चेन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। यह आश युवा स्वामी कम से कम एक शक्ति रूपांतरण पहले स्तर का खेती करने वाला था। इसके अलावा उसने कई मार्शल कौशल का अभ्यास किया था जिसने उसे लार टपकाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी लड़ने की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। यह इसलिए था क्योंकि वेन फी चेन को उसकी ताकत पर विश्वास था कि उसने उसे जीवप्ती त्रिपाठी के साथ एक लड़ने दिया। लेकिन अब वह मर चुका था। बुरा बुरा, वेन फी चेन ने दिल में गुप्त रूप से शिकायत की। खून समूह के अन्य सदस्यों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लॉन्गहुई नहीं मर सकता था। अगर वह मर गया तो क्या विक्रमजीत सिंह बहुत गुस्से में नहीं होंगे? अगर इस अमरता आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ ने उसे दोषी ठहराया तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
फायर परिवर्तन स्तर का जन्म। फायर विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई में जीत या हार एक ही विचार में तय की जा सकती थी। लॉन्ग हुई की मृत्यु ने स्पष्ट रूप से वेन फी चेन की मानसिक स्थिति को भंग कर दिया था। उसकी जल्दबाजी में की गई चाल ने वास्तव में कई कमियां प्रकट कर दी थीं। रवीना सिंह इस दुर्लभ अवसर को कैसे चूक सकती थी। उसकी सुंदर आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने अपनी हथेलियों को पार किया और एक जानलेवा वार से हमला किया। कुछ गलत महसूस करते हुए वेन फी चेन ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वह इसे पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं कर सका। शक्ति का विस्फोट उसके सीने पर फूट पड़ा, जिससे वह तुरंत घायल हो गया। इससे पहले कि उसे रवीना सिंह से निपटने के लिए और समय मिलता, जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही लॉन्ग हुई के शव को अपने सामने उठा लिया था। दोनों के बीच लड़ाई में घुसते हुए उसकी मुट्ठी पर आग की एक परत भड़क उठी। चुपके से उसने लॉन्ग हुई की कांख पर मुक्का मारा। रवीना सिंह ने समय पर वेन फी चेन पर दबाव बनाया। दोनों तरफ से हमला होने पर वेन फी चेन वास्तव में एक पल के लिए घबरा गया और उसका भाव अजीब हो गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह रवीना सिंह के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह जोर से हमला करता तो वह जीवप्ती त्रिपाठी को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने बेशर्मी से लॉन्ग हुई के शव को ढाल के रूप में अपने सामने रख दिया। भले ही वेन फी चेन के पास हजारों तरीके थे, वह उनका उपयोग नहीं कर सका। अगर वह जीवप्ती त्रिपाठी को चोट पहुंचाना चाहता था तो उसे पहले लॉन्ग हुई के शव को नष्ट करना होगा। उसके मन में कुछ दुविधाएं थीं। बेशर्म बच्चा, वेन फी चेन क्रोधित था। दोनों के हमलों का विरोध करने के लिए संघर्ष करते हुए उसने शाप दिया, मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए। तुम युवा स्वामी लॉन्ग के शव के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें स्वर्ग द्वारा दंडित होने का डर नहीं है? जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंड से सूंघा। स्वर्ग द्वारा दंडित होने वाले तुम हो। अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो चीजें इस बिंदु तक कैसे पहुंच सकती थीं? वेन फी चेन हक्का बक्का रह गया। बोलने की बात करें तो ये दोनों लोग प्राकृतिक खजानों की तलाश करने के लिए ही इस पहाड़ी घाटी में आए थे और उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया था या अपमानित नहीं किया था। उनका समूह उन्हें 2 से 3 हजार किलोमीटर दूर से मारने के इरादे से पीछा कर रहा था और उन्होंने कमजोरों को धमकाने के लिए संख्या का भी उपयोग किया था। अब उनके पास आलोचना करने की योग्यता कैसे हो सकती थी? हंगामे के बीच जीवप्ती त्रिपाठी को आखिरकार एक मुक्का मारने का अवसर मिल गया। जब वेन फी चेन रवीना सिंह के हमले को अवरुद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसने उसे कमर में मारा। पलक झपकते ही कुल 10 बूंद अमृत रस तेज ब्लेड की तरह बाहर निकल गईं। वेन फी चेन ने एक दबी हुई कराह निकाली और जल्दबाजी में पीछे हट गया। उसने डर और सदमे में जीवप्ती त्रिपाठी की दिशा में देखा। उसने पाया कि इस युवा का हमला इस बार वास्तव में उस महिला की तुलना में कई गुना अधिक भयंकर था। गर्म अमृत रस वेन फी चेन के शरीर में डूब गया और उसके पेट पर एक खूनी छेद दिखाई दिया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, चोट हल्की नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव गरिमा में था। उसने पाया कि उसने अभी भी इस जीवन शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ को कम आंका था। 10 बूंद अमृत रस की शक्ति वास्तव में उसके शरीर में प्रवेश करने में विफल रही थी। जीवन शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों की मूल शक्ति की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में जीवन शक्ति से अधिक मजबूत थी। कनिष्ठ भाई, सावधान रहो, रवीना सिंह अचानक चिल्लाए। उसी समय जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि वेन फी चेन की आंखों में एक पागल हत्या का इरादा चमक रहा था क्योंकि वह उसकी ओर झपटा। क्या वह आखिरकार पूरी तरह से क्रोधित हो गया था और परिणामों की परवाह किए बिना उस पर हमला करना चाहता था? जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह के कोने धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान में घुमावदार हो गए। वह जानता था कि जैसे ही उसने अमृत रस का उपयोग किया, वह निश्चित रूप से वेन फी चेन का पहला लक्ष्य बन जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका स्तर रवीना सिंह की तुलना में कम था, लेकिन उसके द्वारा प्रदर्शित की गई मारने की शक्ति उससे अधिक मजबूत थी। अगर वह वेन फी चेन होता तो वह भी यही चुनाव करता। सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। वेन फी चेन के हमले का सामना करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह तेजी से उसके पास पहुंचा। मत करो, रवीना सिंह ने उत्सुकता से चिल्लाया, लेकिन दोनों एक अत्यंत तेज गति से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वह उन्हें कैसे रोक सकती थी? बदबूदार बच्चा, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। वेन फी चेन का स्वर ठंडा था। उसने अपने इरादों को बिल्कुल नहीं छिपाया। उसने अपनी हथेली उठाई और सीधे जीवप्ती त्रिपाठी की ओर धमाका किया। एक गहरी सांस लेते हुए जीवप्ती त्रिपाठी की मांसपेशियां अचानक तंग हो गईं। उसकी सच्ची यान गुप्त तकनीक को इस बार सीमा तक धकेल दिया गया। उसके शरीर की हड्डियां चरमरा गईं, उसके बाल गुस्से में उड़ गए और उसकी त्वचा रक्त लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। धमाका! वेन फी चेन की हथेली लॉन्ग हुई के शव से टकराए। एक तरबूज के टूटने की तरह लॉन्ग हुई तुरंत कीमा बना गया और सीधे फट गया। जीवप्ती त्रिपाठी, जो उसके पीछे छिपा हुआ था, पूरी तरह से बेपर्दा हो गया। वेन फी चेन ने एक बार फिर अपनी हथेली से वार किया। इस बार लक्ष्य जीवप्ती त्रिपाठी था, जिसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी।
इस क्षण दोनों पुरुषों के चेहरों पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। रवीना सिंह की भयानक निगाह के तहत इस हथेली ने बिना किसी फैंसी चाल के जीवप्ती त्रिपाठी के सीने पर धमाका किया। ये बहुत स्पष्ट था कि जीवप्ती त्रिपाठी का सीना अचानक अंदर धंस गया। हड्डियों के टूटने की कुछ कुरकुरी आवाज़ों के साथ खून का एक घूंट अनजाने में बाहर निकला। यह एक रक्तधुंध में बदल गया और इच्छा या अनिच्छा से वेनफी चेन की ओर छिड़क गया, जो पास में था। वेनफी चेन गंदे खून को अपने चेहरे पर छिड़कने की अनुमति कैसे दे सकता था? उसकी आकृति चमकी क्योंकि उसने जल्दबाजी में चकमा देने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी हथेली जीवप्ती त्रिपाठी के सीने से पीछे खींच पाता, उसने चौंकाने वाला पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह के कोने पर एक बार फिर एक दयनीय फिर भी गर्वित मुस्कान दिखाई दी। एक धमाके के साथ जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों ने कसकर वेनफी चेन की कलाई को पकड़ लिया। तेज सांस लेते हुए उसने लाल आंखों से उसे घूर कर देखा। तुम मर चुके हो। वेनफी चेन का रंग बहुत बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बच्चे की जीवन शक्ति इतनी मजबूत होगी। दूसरे शब्दों में, उसके शरीर में मूल शक्ति का इतना मजबूत सुरक्षात्मक प्रभाव था। हालांकि उसकी हथेली ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन उसने उम्मीद के मुताबिक उसकी जान नहीं ली। लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति को इस हथेली से टकराने के बाद विरोध करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उसके पास अभी भी इतनी ताकत क्यों थी? उसने उसे क्यों नहीं छोड़ा? ऐसा करने के लिए उसकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत होनी चाहिए? मुझे छोड़ो। वेनफी चेन ने अपनी दूसरी हथेली उठाई और जीवप्ती त्रिपाठी को मारने वाला था। लेकिन रवीना सिंह उसे हमला करने का मौका कैसे दे सकती थी? उसके गुस्से में उसके सुंदर बाल फड़फड़ाए और कई 100 फुट के दायरे के भीतर की इन ऊर्जा जुटा ली गई। अचानक रवीना सिंह के सामने एक क्रिस्टल स्पष्ट बर्फीला टुकड़ा दिखाई दिया, जो हवा के माध्यम से वेनफी चेन की ओर सीटी बजाते हुए गया। इससे पहले कि वेनफी चेन की हथेली उतर पाती, ये सीधे तेज बर्फीले टुकड़े से घुस गई थी। एक चीख के साथ खून हर जगह छलक पड़ा। गड़गड़ाहट। जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक एक अत्यंत उत्साहित और जोरदार दहाड़ निकाली। मूल शक्ति, जो मूल रूप से कुछ अशांत और हिंसक थी, और भी अधिक भयंकर ढंग से उमड़ उठी। मूल शक्ति के उतार चढ़ाव, जो प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के शिखर पर स्थिर थे, जीतने के संकल्प और लड़ने की उन्मत्त इच्छा से अचानक टूट गए थे। इस क्षण वास्तव में उसमें एक सफलता मिली। शक्ति रूपांतरण क्षेत्र। ये वास्तविक शक्ति रूपांतरण क्षेत्र नहीं था। ये केवल मूल शक्ति द्वारा उत्सर्जित शक्ति रूपांतरण क्षेत्र के उतार चढ़ाव थे। लेकिन इस क्षण जीवप्ती त्रिपाठी लड़ने की शक्ति के मामले में वहां मौजूद किसी से भी हीन नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी में अचानक बदलाव को महसूस करते हुए वेनफी चेन को ऐसा लगा जैसे वह एक बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। उसने अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसका दूसरा हाथ रवीना सिंह के हमले से घुस गया था और दिल दहला देने वाले दर्द ने उसके मन को और भी अधिक असहज कर दिया। एक कचा की आवाज़ के साथ जीवप्ती त्रिपाठी ने वेनफी चेन की एक उंगली को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया था। 10 उंगलियां दिल से जुड़ी हुई हैं। इस तरह के दर्द को कैसे सहन किया जा सकता है? किसी भी मामले में वेनफी चेन इसे रोक नहीं सका और तुरंत एक दयनीय विलाप निकाला। एक और कचा की आवाज़ गूंज उठी और वेनफी चेन की खून को जमने वाली चीखें गूंज उठीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने शैतानी ढंग से हंसा और वेनफी चेन की 5 उंगलियों को एक एक करके तोड़ दिया। फिर उसने अचानक उसे नीचे खींचा और एक घुटने के वार से उसकी बांह को तोड़ दिया। रवीना सिंह निष्क्रिय नहीं रही। वह जीवप्ती त्रिपाठी की चोटों के बारे में चिंतित थी और समय समय पर वेनफी चेन पर भयंकर ढंग से हमला करती थी। पासा जोखिम भरी चाल और शक्ति रूपांतरण पासा। जिस क्षण वेनफी चेन ने अपनी हथेली से जीवप्ती त्रिपाठी पर वार किया, उसी क्षण उसकी हार निश्चित थी। जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वह ऐसे गुरु को मारना चाहता है तो उसे उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना होगा। अन्यथा उसकी और रवीना सिंह की वर्तमान शक्ति के साथ बहुत अधिक आशा नहीं थी। लॉन्ग हुई के पास इतना उत्कृष्ट पदचालन था, तो जीवन शक्ति के गुरु वेनफी चेन के पास ये क्यों नहीं होगा? एक बार जब उसे लगा कि कुछ गलत है और वह भाग निकला, तो सूरज निकलने पर वह और रवीना सिंह खत्म हो जाते। लेकिन ऐसे गुरु को प्रतिबंधित करना कितना मुश्किल होगा। भले ही उसकी आधी से अधिक शक्तिशील थी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह आसानी से कर सके। इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी को केवल जोखिम उठाना पड़ा। उसने खुद के शरीर का उपयोग करके उससे एक वार लिया और उसे रोकने के लिए क्षणभंगुर अवसर को पकड़ लिया। ये शतरंज का एक बहुत बड़ा खेल था। जीवप्ती त्रिपाठी ने खुद को शामिल कर लिया था, तो वेनफी चेन उसके जाल में क्यों नहीं फंसेगा? अपने दोनों हाथों के नष्ट हो जाने के बाद वेनफी चेन अपनी कीलों के बिना एक हेजहोग की तरह था। उसके पास बहुत अधिक शक्ति थी, लेकिन वह इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सका। लयबद्ध चीखों और हड्डियों के टूटने की आवाज़ के साथ वेनफी चेन लगभग जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों में दुनिया की सबसे ठंडी यातना का अनुभव कर रहा था। केवल कुछ ही सेकंडों में वेनफी चेन की चीखें धीरे धीरे कमजोर हो गईं और सुनी नहीं जा सकीं।
उसकी सांस भी बाहर नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर कीचड़ के एक पूल की तरह था, जमीन पर निस्तेज पड़ा था। रवीना सिंह डर के साथ किनारे से देख रही थी, जैसे कि उसने पहली बार अपने कनिष्ठ भाई को देखा हो। 2 साल से अधिक समय तक उसे देखने के बाद रवीना सिंह ने उसे इतना पागल, खून का प्यासा और हिंसक कभी नहीं देखा था। 3 काले यिन शक्ति की जंजीरें अचानक वेनफी चेन के शरीर से बाहर उड़ गईं। उसी समय घाटी में बिखरी हुई अन्य 5 जंजीरें भी बाहर उड़ गईं और शून्य में गायब हो गईं। कनिष्ठ भाई, वह पहले ही मर चुका है। रवीना सिंह ने धीरे से जीवप्ती त्रिपाठी को खींचा। जब यिन शक्ति की जंजीरें बाहर उड़ गईं, तो इसका मतलब था कि वेनफी चेन की जान चली गई थी। क्या वह मर गया? जीवप्ती त्रिपाठी ने सांस ली, फिर धीरे से अपनी पीठ सीधी की। कनिष्ठ भाई, क्या तुम ठीक हो? रवीना सिंह की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह रोने वाली हो। उसने पाया कि उसके कनिष्ठ भाई की वर्तमान स्थिति थोड़ी अजीब थी। उसका पूरा शरीर बुराई की शक्ति से भरा हुआ था, जैसे कि वह दानव जाति बनने वाला हो। जीवप्ती त्रिपाठी जानता था कि वह किस बारे में चिंतित थी। उसने दयनीय ढंग से मुस्कुराया, चिंता मत करो, यह मेरी मार्शल कला की तकनीकों में से एक है, लेकिन यह थोड़ा डरावना लगता है। रवीना सिंह की आंखें लाल थीं क्योंकि उसने उसकी ओर देखा। उसने पाया कि हालांकि उसकी आंखें भयानक थीं, लेकिन उनके भीतर एक शांतता थी। वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। अब जब हर कोई मर चुका है, चलो जाकर उस नवम यिनोस क्रिस्टल को ढूंढते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी इस मामले के बारे में नहीं भूला था। क्या तुम अभी भी इसे संभाल सकते हो? तुम इतने गंभीर रूप से घायल हो। मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह पाऊंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने रवीना सिंह का हाथ पकड़ा और जल्दबाजी में यिन शक्ति के स्रोत की ओर भागा। रात लगभग समाप्त होने वाली थी और घाटी में ज़्यादा यिन शक्ति नहीं बची थी। यह शायद नवम यिन मूल संघननोस द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। जब वे पहुंचे तो खजाना अभी भी वहां था। ये कुछ 100 फुट दूर हुई 2 लड़ाइयों से डरा नहीं था। इस क्षण फूल की कली लगभग पूरी तरह से खिलने वाली थी। कली में चमकदार तरल की एक बूंद लग रही थी, जो एक फीकी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। मैं इसे कैसे करूं? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। रवीना सिंह ने धीरे से कहा, अपनी अमृत रस का उपयोग करके इसे बांधो, फिर इसे अपने मुंह में डालो। मैं बाकी का काम करूंगी। याद रखना, इसे अपने शरीर के किसी भी अन्य हिस्से से मत छूना। इसे अपने मुंह में डालो। जीवप्ती त्रिपाठी ने स्तब्ध होकर सुना। जैसे ही वह अधिक विवरण के लिए पूछने वाला था, रवीना सिंह का चेहरा चमक उठा। यह बाहर आ रहा है। जैसा कि उसने बात की, विशाल फूल की कली धीरे धीरे खिल गई। ये भोर से पहले का सबसे अंधेरा समय था, लेकिन जैसे ही फूल की कली खिली, पूरी घाटी अचानक दिन की तरह उज्ज्वल हो गई। चमकदार, पारभासी, ओस की बूंद जैसा तरल का एक बूंद धीरे धीरे फूल की कली से उठा और चारों ओर घूमा। पंखुड़ियां जो इसका समर्थन कर रही थीं, इस क्षण घनी यिन शक्ति में बदल गईं और तरल के साथ विलय हो गईं। एक रत्न की तरह। ये सुंदर था, लेकिन इसने एक ठंडी यिन ऊर्जा उत्सर्जित की जो किसी के भी दिल को धड़का देती। नवम यिन मूल संघननोस। रवीना सिंह के हाथ तेजी से नाचे और 9 यिन 8 तालों का गठन ने एक बार फिर अपनी भूमिका निभाई। जिस क्षण नवम यिन मूल संघननोस दिखाई दिया, हवा में जंजीरों के खड़कने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। तुरंत 8 यिन शक्ति की जंजीरें हवा से बाहर दिखाई दी, एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित। रवीना सिंह की हल्की चीख के तहत वे नवम यिन मूल संघननोस के चारों ओर गिर गईं, छोटे स्थान को सील कर दिया और इसे पूरी तरह से कैद कर लिया। नवम यिन मूल संघननोस ने भागने की कोशिश की, लेकिन ये 5 फुट के घेरे से भाग नहीं सका। कनिष्ठ भाई, अब तुम्हारी बारी है। रवीना सिंह ने घबराकर जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। हालांकि इस अग्निपरीक्षा के बाद उसने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं की, लेकिन खजाना उसके सामने था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसे लेना पड़ा। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया और स्थिर कदमों से आगे बढ़ा। 8 यिन शक्ति की जंजीरों द्वारा सील किया गया स्थान जीवप्ती त्रिपाठी के लिए बेकार था। जीवप्ती त्रिपाठी की सच्ची यांग गुप्त तकनीक सभी यिन शक्ति का दुश्मन थी। इस छोटे स्थान में चलते हुए नवम यिन मूल संघननोस ने जीवप्ती त्रिपाठी के इरादों को नोटिस कर लिया था और उससे जितना संभव हो दूर हवा में तैर रहा था। इसका करीब से निरीक्षण करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि यह चीज़ वास्तव में एक रत्न की तरह दिखती थी, लेकिन यह एक ओस की बूंद के आकार में थी और केवल एक अंगूठे के नाखून के आकार की थी। इसे सच्ची यांग गुप्त तकनीक से बांधो। मैं इसे कैसे करूं? जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला, एक पल के लिए सोचा और फिर सीधे अमृत रस की एक बूंद का उपयोग किया। जब अमृत रस दिखाई दिया तो जीवप्ती त्रिपाठी का मन चला और उसके हाथ में एक बड़ा लाल कपड़ा दिखाई दिया। उसने इसे फैलाया और नवम यिन मूल संघननोस को ढक दिया। नवम यिन मूल संघननोस अभी भी जिद्दी से विरोध करना चाहता था, बाएं और दाएं बहते हुए और जीवप्ती त्रिपाठी के झटके से बचते हुए। रोचक। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। हालांकि वह जानता था कि कई कीमती खजानों में उनकी अपनी आध्यात्मिकता होती है, ये पहली बार था जब उसने किसी को देखा था
आध्यात्मिकता वाले खजाने अतुलनीय रूप से कीमती थे, और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हुए जीवप्ती त्रिपाठी के दूसरे हाथ में अमृत रस की एक बूंद फिर से दिखाई दी और यह एक बड़ी गेंद में बदल गई। आइए देखते हैं कि तुम इस बार कैसे भागते हो। बाएं और दाएं हमला करते हुए निश्चित रूप से इसने काम किया। अग्नि में लाल गेंद नवम यिन मूल संघननोस को एक मछली की तरह लपेट लिया। अपनी उंगली के झटके के साथ अमृत रस गोबर की एक गेंद में बदल गया और नवम यिन मूल संघननोस के चारों ओर लिपट गया, जिससे ये पूरी तरह से शांत हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने इसे अपने हाथ से छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सीधे अमृत रस और नवम यिन मूल संघननोस को अपने मुंह में भर लिया। जिस क्षण यह उसके मुंह में प्रवेश किया, उसके मुंह में एक हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडक फैल गई। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने सच्ची यान गुप्त तकनीक की खेती की थी, लेकिन वह इस क्षण कांपने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में एक ऊर्जा उभरती हुई लग रही थी जिसे वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यह ऊर्जा सच्ची यान गुप्त तकनीक से अधिक प्रभावी थी और इसने तुरंत ठंडक को दबा दिया। उसी समय उसकी हड्डियों से एक पागल आकर्षक शक्ति आई और सच्ची यान गुप्त तकनीक अनजाने में घूम गई। नवम यिन मूल संघननों से ऊर्जा को उसकी हड्डियों में खींच लिया। इससे अवगत होकर जीवप्ती त्रिपाठी का भाव बदल गया और उसने जल्दबाजी में सच्ची यान गुप्त तकनीक को रोक दिया। लेकिन देरी के इस छोटे से क्षण में जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि उसके मुंह में नवम यिन मूल संघननोस आधा सिकुड़ गया था। इसके बजाय उसकी हड्डियों में एक ठंडक बढ़ी और तुरंत गायब हो गई।